हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हमारा केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संयोजकता पर, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, समस्थानिक, आइसोटोप, समभारिक, आइसोबार्स। ठीक है, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पहला टॉपिक हमारा संयोजकता। तो संयोजकता पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेबिलिटी से, परमाणु के अस्थायित्व से। परमाणु के अस्थायित्व के लिए हम शुरुआत करेंगे नील्स बोर के मॉडल से। तो नील्स बोर के मॉडल में शुरुआत करते हैं बोर मॉडल से। तो बोर मॉडल में बोर ने बताया था कि जो परमाणु के कोष होते हैं KLMN, KLMN, ये सभी कोष होते हैं। इन कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है 2n स्क्वायर, जहां n क्या है? n है कोष संख्या या सेल नंबर। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि पहली कोष K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो K सेल के लिए K सेल यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 1 की घात 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल के लिए हो जाएगा 2 गुणे 2 की घात 2, 8 इलेक्ट्रॉन। M 2 गुणे 3 की घात 2, ये हो जाएगा 18। और N के लिए 2 गुणे 4 की घात 2, ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बोर मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु के जो कोष होते हैं, उन कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, वो इस फार्मूला को फॉलो करेगा। जो फार्मूला हमारा 2n स्क्वायर, यहाँ पर n क्या है? सेल नंबर या कोष संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब n का मान अगर 1 होगा तो K सेल में आएगा। K सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2, L सेल में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन। बोर ने परमाणु के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संबंध में यहाँ पर बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में जिसको हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए M हमारा बाह्य कोष है, आउटर सेल या बाह्य कोष, इसको हम संयोजी कोष भी बोलते हैं, संयोजी कोष। ठीक है, तो बाह्य कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रहेंगे जब तक कि उसके अंदर के कोष की इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर न जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु का अगर हमें अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो उसके बाह्य कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। 8 का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी परमाणु के पास उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या मानी जाएगी? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना मानी जाएगी। तो हर एक परमाणु यहाँ पर क्या करता है? अपने अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? या तो अपने बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा
या कहीं बाहर से अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाए, या फिर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाए। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है कोई परमाणु, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके वो अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है, या जितने इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है, वही क्या होती है, उस परमाणु की संयोजकता होती है। तो संयोजकता की परिभाषा हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी परमाणु क्या होना चाहता है, हमेशा अस्थायी होना चाहता है। तो अस्थायी होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना पड़ता है। और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, उसके संयोजी कोश में या आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में, उसको हम अष्टक भी बोलते हैं या ऑक्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएं तो वो क्या करता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो अब अगर हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता का मतलब एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से जो जुड़ने की क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं संयोजकता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कब जुड़ना चाहेगा, ताकि वो अपने अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सके। ठीक है। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया, दूसरे परमाणु से जुड़ करके वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। यहाँ पर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जैसे हम नियान को ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है। तो इसका अगर हम यहाँ पर बोर मॉडल के अनुसार विन्यास बनाएं तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि नियान क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रखता है। इसीलिए नियान को क्या कहाँ रखा गया है, नोबल गैसेज में रखा गया है, या इनर्ट गैसेज में जो अक्रिय होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो संयोजकता की परिभाषा हो जाएगी वो ये होगी कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, उदाहरण के लिए हमने मान लिया सोडियम ले लिया, इसमें परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 2, 8, 1। ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपना अष्टक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज कर देगा तो फिर क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम की जो संयोजकता हो जाएगी क्या हो जाएगी, +1। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब क्या आता, उसके ऊपर जो संयोजकता होती है वो धनावेशित होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनाएगा, यानी 1 पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी संयोजकता क्या हो गई, ये हो गई 1। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होगा, 2, 8, 7। ठीक है। 2, 8, 7, 17 हो गए। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर इसको मिल जाए तो इसका अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब दूसरे एटम से कुछ बंध बनाएगा तो वहां पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 1 = 8। तब अष्टक क्या होगा, पूरा होगा, ऑक्टेट। ठीक है। तब जाकर के इसका क्या होगा, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है। तो
चूंकि यहाँ पर क्लोरीन को एक बाह्य इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है तब वहां पर उसके ऊपर जो वैलेंसी होती है या संयोजकता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करने से इसका अष्टक पूरा हो रहा है, इसलिए -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, संयोजकता को कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के संयोजकता को क्लियर करते हैं। तो जैसे देखिए पहला हमारा यहाँ पर है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होगा, 2 8 8 फिर 2। ठीक है, तो अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है, इसको अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग देगा तो क्या होगा, इसका 2 8 8 का एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। तो कैल्शियम की जो संयोजकता हो जाएगी, वैलेंसी, ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4। ठीक है, अब कार्बन को अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके बनाएगा या फिर स्वीकार करके बनाएगा, चाहे जैसे बनाएगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ और साझेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कार्बन की 4 हो गई। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाते हैं तो ये क्या बनाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला है नियान, परमाणु क्रमांक 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होगा, 2 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नियान के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यह एक खुद ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले से ही उपस्थित है, तो ना तो इसको किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या वितरण या साझेदारी नहीं होगी तो नियान की जो संयोजकता होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जो नोबल गैसेज होती हैं इनकी जो वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए इनको अक्रिय गैस माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, मेसान, पाई मेसान, बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन उसमें से उस नाभिक में उपस्थित सिर्फ प्रोटॉनों की जितनी संख्या होगी वही क्या होगी, उसकी परमाणु संख्या होगी या एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर हम उदाहरण लें यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसके नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ख्याल रखिएगा, जो परमाणु संख्या होता है इसको कैपिटल Z अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इसे Z अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे और एग्जांपल ले, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम जो होता है इसके नाभिक में 12 प्रोटॉन होते हैं। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा या परमाणु संख्या
ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उस परमाणु का क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। तो ये क्या होता है, जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो किसी भी परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बोले जाते हैं, न्यूक्लियन बोले जाते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या को अगर हम लिखना चाहेंगे, द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जैसे अगर हम उदाहरण लें यहां पर, तो उदाहरण के लीजिए मान ले रहे हैं हम कार्बन को, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, 12 होता है, 12 यूनिट। और इस 12 में क्या होता है, 6 यूनिट क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 6 मास क्या होगा, न्यूट्रॉन का होगा, न्यूट्रॉन का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ने के बाद इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा कार्बन का, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें सोडियम का, तो 11 Na। ठीक है, तो सोडियम के जो संख्या होती है जो सोडियम की, ये होती है 23। ठीक है, तो 23 में क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 11 और 12 मिलकर के क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन नो द्रव्यमान संख्या को निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ख्याल रखिएगा, वो पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक एक ऐसा नाभिक है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके नाभिक में प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पॉइंट ख्याल रखिएगा, मेन पॉइंट करके लिख देते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, उसके पास सिर्फ नाभिक में प्रोटॉन और कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ख्याल रखिएगा, जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्शन केस है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका समस्थानिक या आइसोटोप्स।
तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें एग्जाम्पल, तो प्रकृति में क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 तत्व पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें इन तीनों के भार जो होते हैं या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है 1H1, इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम और ये है ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर सबकी परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम कार्बन का लें तो कार्बन के 2 पाए जाते हैं समस्थानिक, एक होता है 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14, ठीक है। तो इसे क्या है, इन दोनों में परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर समस्थानिक के कुछ उपयोग हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठे में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उनका उपयोग कहाँ होता है, ईंधन के रूप में परमाणु भट्ठे में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। अगला है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग क्यों होता है, ये जनरली आयोडीन की कमी से होता है, तो उसके इलाज में क्या होता है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है। ये पॉइंट ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है संभारिक या आइसोबार्स, ठीक है। तो देखिए संभारिक क्या होते हैं, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम को और आर्गन को, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, लेकिन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या होती है, इसकी भी 40 होती है और इसकी भी 40 होती है, ठीक है। तो अलग अलग परमाणुओं के जिनके अलग अलग क्या हैं, परमाणु संख्याएं हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, आपस में बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, संभारिक हो गए, ठीक है। इनके बराबर होने में एक चीज और हम बोल सकते हैं कि अगर इनकी द्रव्यमान संख्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो न्यूक्लियानों की संख्या है, न्यूक्लियानों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो ऐसे परमाणु जिनमें न्यूक्लियानों की संख्या बराबर है वो दोनों क्या होंगे, संभारिक होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जैसे क्या है, पहला है आयरन का, जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है 58 होती है, 26 Fe58 और 27 निकिल 58, इन दोनों का देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या है, बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गए, संभारिक हो गए। इसी प्रकार से अभी हमने आपको बताया था आर्गन और कैल्शियम को, ये दोनों क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। इनका संभारिक एक और होता है, पोटेशियम भी होता है, तो ये सब क्या है, संभारिक हैं। सोडियम और मैग्नीशियम, ये सोडियम का समस्थानिक है और ये मैग्नीशियम, दोनों का परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है, तो ये सेम है, अलग अलग परमाणु है, तो क्या हो गए, संभारिक हो गए। इसी प्रकार से
कोबाल्ट 27 कोबाल्ट 64, 28 निकिल 64। तो कोबाल्ट भी क्या है, निकिल का यहाँ पर संभारिक है। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आगे हम अब आज तक जितना पढ़ाए हैं इस पर जो है एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर नहीं आप अब तक सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।